हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे जीएस पेपर फर्स्ट, जो कि आपके आरओ एआरओ एंड यूपी पीसीएस 2025 के लिए ये बहुत ही यूज़फुल टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और पढ़ाई के साथ साथ आपका ये टेस्ट होता रहेगा और सभी सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और अगर आज आप टेस्ट पे विज़िट कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसी तरह के वीडियोस या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई क्लास का अपडेट है तो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? ऑप्शन है फर्स्ट है, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कूट के हिसाब से इसको चूज करना है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो चलिए इसका आंसर बताएंगे कि क्या है। इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं। अच्छा, आपको तो ये चीज़ पता होगा कि जो भारत के महान्यायवादी हैं, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है और इनके जो इनकी नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, ये भी बताना पड़ेगा। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें जो महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है, यही बात गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सही नहीं है वो पूछा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड देखिए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए ये ऑप्शन तो सही है दूसरा। और पहला गलत है और यही आपका पहला ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पहला ही गलत और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का दायित्व कौन निभाता है? उपराष्ट्रपति स्वयं, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का महासचिव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है सभापति का दायित्व कौन निभाता है? इसमें जो है कौन करता है? उपसभापति करता है ना। तो इसमें जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का दायित्व जो है वो उपसभापति निर्वहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर 2 तो आपने पता कर लिया कि हाँ ये सही है, क्योंकि ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है, तो क्या ऐसा है कि इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं है, इसमें भाग लेने का अधिकार है। इसमें जो है बिना मताधिकार के बोलने और भाग लेने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। ग्राम सभा को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
नेक्स्ट है प्रत्येक ग्राम सभा में केवल एक गांव शामिल है। फिर देखते हैं और नेक्स्ट क्या हो जाएगा। यह ग्राम पंचायत में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा होती है। सभी कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा तो बताएंगे। जो ग्राम सभा है, अच्छा ये बताइए कि ग्राम सभा को पहले किस नाम से किस संशोधन में रखा गया था और अब जो है अब किस नाम से संशोधन किया गया है और अब क्या नाम है। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसको ग्राम सभा को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि इसका राइट आंसर ये गलत बताना है तो गलत के लिए आप चूज करेंगे, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि ग्राम सभा को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और ये कब किया गया था। ये 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था जब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए प्रत्येक ग्राम सभा में केवल एक गांव शामिल होता है। ये तो आपको भी पता होगा कि एक ग्राम सभा में एक गांव होता है, नहीं होता ना, इसमें कई गांव मिला के एक ग्राम सभा बनाई जाती है। तो ये आपका गलत हो गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा होती है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये ग्राम स्तरीय सभा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति को सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कूट है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखें, इसमें जो है एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्या ये बात सही है। वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पे सत्य कौन सा हो जाएगा। तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है ना। ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और हर 5वें वर्ष इसका निर्वाचन किया जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका गठन होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और इसका अधिकार किसको होता है। इसको संविधान ने संसद को इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है संसद को। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये राष्ट्रपति को सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। ये बात गलत है, इसको संसद को है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कूट हो जाएगा केवल एक, इसमें राष्ट्रपति की जगह संसद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज हम बहुत ही डिटेल्स से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि एक टेस्ट करने का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उससे मिलते जुलते समथिंग उससे दोगुने तिगुने आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इतने फैक्ट्स बताए जाएंगे कि आप एक एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन एक असत्य है। यह एक सरकारी विधेयक होता है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक पारित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक अस्वीकार किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में सही कथन जो है, असत्य कथन कौन सा ही बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यह एक सरकारी विधेयक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक पारित किए जा सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक अस्वीकार भी किए जा सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसमें दिया है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, तो क्या ऐसा होता है कि राष्ट्रपति उन्हें पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसमें जो है राष्ट्रपति उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। और यही ऑप्शन आपका गलत है और यही ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अच्छा, धन विधेयक जो होता है, किस अनुच्छेद में इसकी परिभाषा दी गई है? तो जो धन विधेयक की परिभाषा है वो आपके आर्टिकल नंबर 110 में दी गई है, 110 अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। धन विधेयक के संदर्भ में असत्य कौन सा है? राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, क्योंकि ये लौटा नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 8 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1993 के अंतर्गत संवैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 1993 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7, निवारक निरोध के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। इसमें केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। कूट है 1 तथा 2 दोनों, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, केवल 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही बताना है ना। तो इसमें केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 है, इसके खंड 3 से 7 तक निवारक विरोध का प्रावधान दिया गया है। 3 से 7 तक है, अनुच्छेद 22 में इसका प्रावधान दिया गया है। इसमें जो है गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। ये जो कि एक निवारणात्मक कार्रवाई होती है सिर्फ। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। क्या ये बात सही है? नहीं होता ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, ऑप्शन नंबर केवल 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। केवल 1 इसमें जो है सही है, जिसमें कि शक के आधार पर निरुद्ध किया जा सकता है। और ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामित करने की व्यवस्था समाप्त की गई? जो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था, ये समाप्त कर दिया गया है। तो वही बात पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसी के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। जो कि कब हुआ था? इसका अधिनियम था 2019 में, और ये जो है लागू कब किया गया था? तो ये 25 फरवरी 2020 द्वारा 20 में लागू कर दिया गया था। और इसी के द्वारा ये एंग्लो इंडियन जो नियुक्ति होती थी,
इनका निर्वाचन होता था ये समाप्त कर दिया गया। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो कि 2019 में किया गया और 2020 में ये एक्टिव हो गया था, लागू कर दिया गया था इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब क्या होता है? वह पीठासीन होगा, उसे मत देने का अधिकार होगा, वह पीठासीन नहीं होगा। ए तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वह पीठासीन होता है। क्या होता है? नहीं होता ना, तो उसे मत देने का अधिकार होगा। हाँ ये बात सही है। वह पीठासीन नहीं होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष को अपने सदस्यों से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है, और ये पीठासीन नहीं होगा और उसे मत देने का अधिकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? जो पेशा अधिनियम है ये किस अधिनियम की सिफारिश पर लाया गया है? LM सिंघवी समिति, भूरिया समिति, सुरेंद्र मोहन समिति, अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पेशा समिति है ये किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूरिया समिति के द्वारा ये लाया गया था। भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया। और कब लाया गया था ये 1996 में लाया गया था। सांसद दिलीप सिंह भूरिया इनका पूरा नाम था, जो कि सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में इस समिति का गठन किया गया था। 94 में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का जो अध्ययन करके इसे सुझाव देना था कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों पर किसी प्रकार से लागू किए जा सकते हैं। तो किस प्रकार से लागू किए जा सकते हैं इसका इसमें बताया गया था कि इसके अध्ययन करना है, समझ लीजिए कि इसका अध्ययन करने का सुझाव था ये। और लागू कब किया गया था? 1994 में लागू कर दिया गया था। गठन कर दिया गया। गठन 94 में किया गया था और लाया गया था 96 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूरिया समिति, सांसद दिलीप सिंह भूरिया की सिफारिश पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? कौन सा निहित है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसमें क्या बताया गया? नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। कौन सा निहित है ये बताना है ना। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में निहित है ये बात। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 39 का घ के तहत दिया गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो ये दिया है लोक नियोजन विषय को, इसमें ये किस में दिया गया है? देखिए जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है
ये का मूल कर्तव्य में ये दिया गया है ना, मूल अधिकार से ही संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी मूल अधिकार में आता है। धार्मिक कार्यों का जो प्रबंध है, प्रबंध की स्वतंत्रता है, ये भी मूल अधिकार में आता है। और जो पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान है, यही आपका नीति निर्देशक तत्वों में ये निहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं कि क्या हो जाएगा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इसको बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अच्छा, तो इसकी स्वतंत्रता कौन कौन सी है? देखिए, विचार अभिव्यक्ति की विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये 5 हैं जिसकी स्वतंत्रता दी गई है। अच्छा, आज देख लेते हैं कि अच्छा नागरिकों के लिए न्याय कितने प्रकार के हैं। स्वतंत्रता तो आपने देख लिया कि 5 प्रकार के, और न्याय कितने प्रकार की दी गई है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय आपको मिले हैं और 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिली है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता में क्या था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार का आपको स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, जो कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के तहत राज्य ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को असंगत है? कौन सा असंगत? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 351। राज्य जो है ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों में असंगत है। तो कौन असंगत है जिसे शून्य घोषित कर सकता है? किसे शून्य घोषित कर सकता है राज्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? देखिए, अनुच्छेद जो 13 है, इसके तहत किसी भी विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। अच्छा, ये एक बात बताएंगे कि इसका जो अनुच्छेद 13 है उसे और किस नाम से जाना जाता है? उसे और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। यही आपका इसमें असंगत है। ये मूल अधिकारों से अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय तो करता है राज्य का सभापति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, दल बदल का जो कानून है किस सूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है ना दल बदल का नियम। और अनुच्छेद में किस में दिया गया है? अनुच्छेद कौन सा है? अच्छा, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ये किस संविधान संशोधन द्वारा ये संविधान की 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में जो दल बदल विरोधी अधिनियम है, इसको कब किया गया है और किस अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, जो कि दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा। लोकसभा में अध्यक्ष इसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय करता है, और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, 91वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का कितने % होती है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? जो 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने % होती है? 12% नियत किया गया है, 16% नियत किया गया है, 15% नियत किया गया है, या फिर 20% नियत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसे तो 15% नियत किया गया है, और किस संविधान संशोधन द्वारा जो है किया गया है? ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, ठीक है, जो कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित, राज्य में देख रहे, राज्य मंत्रिपरिषद में है, मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% नियत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 15% नियत किया गया है, और ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, इनमें राज्यसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इनमें शामिल नहीं किया जाता, यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करता है, इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16, जो प्राक्कलन समिति है, ये संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है ना, ये तो पता है आपको। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? ये 30 सदस्य होते हैं इसमें, और इसका गठन जो है ये सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। तो इसमें शामिल सत्य कौन सा नहीं है? राज्यसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, इसमें दिया गया है, तो इसमें सम्मिलित किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों को ना। और मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, ये भी सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। और यह सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और जिसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें सदस्य की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, 30 सदस्य होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झा के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष स्तर किया जाता है, और प्रथम राज्य वित्त आयोग 1994 में गठित हुआ। सत्य कथन चुने, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झा के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये हर 5वें वर्ष किया जाता है ना। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में गठित हुआ था, ये भी बात बिल्कुल सही है। गठित ये 94 में हुआ है, और लागू कब हुआ था? 1996 में लागू हुआ था ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी राज्य के विधान परिषद एवं विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? क्रमशः 40 एवं 60, क्रमशः 60 एवं 80, क्रमशः 60 एवं 40, क्रमशः 30 एवं 50। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 170 है, इसमें राज्य की विधानसभा अधिक से अधिक और कम से कम सदस्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है कितने सदस्यों की बात कही गई थी, और संविधान के जो 171 है, इसमें कितना विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसमें पूछ कितना रहा, विधान परिषद के बारे में ही पूछ रहा है ना। तो विधान परिषद के लिए कुल कितने सदस्य, अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य अलाउ किए गए हैं, तो आप बताएंगे। तो इसमें जो है कम से कम कितना कहा गया है, कम से कम 40 होने चाहिए ना। तो इसमें जो है न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 40 इसमें न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। और जो इसमें कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए, कम से कम 40 होने चाहिए। और विधानसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या होती है उसके 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसमें न्यूनतम कितना 40 दिया है, न्यूनतम 40 किसमें है, न्यूनतम 40 तो ये दिया है क्रमशः 40 एवं 60। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये बताएंगे कि संविधान के जो राज्यसभा की विधानसभा में कितने सदस्यों की बात कही गई है। तो देखिए, जो विधानसभा में अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने 60 सदस्यों को मिलाकर बनती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किसके आदेश पर किया जाता है, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और जो अनुच्छेद 344 है इसके अंतर्गत जो है राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के आदेश पर किया जाता है ना। और जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, ये कब हुआ था, ये 1955 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जो है 1955 में तो किया गया था, और किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो ये बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक नहीं है इसमें, बाल गंगाधर खेर, इनकी अध्यक्षता में किया गया था, और ये राष्ट्रपति के आदेश पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। न्यूनतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 का 4 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो न्यूनतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 का 4 में वर्णित किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 255। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन हो जाता है तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अनुच्छेद 250 होता है, इसके अंतर्गत जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर निधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 250, अनुच्छेद 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से किस आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखे जाने का सुझाव दिया था? पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या शीतलवाड़ आयोग? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर देखिए, इसमें जो है सरकारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखे जाने का सुझाव दिया था। और ये कब किया गया था? ये 1988 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण था, क्या था? फ्रांसीसी नौसेना द्वारा कुछ अंग्रेजी जलपोतों को पकड़ लेना। नेक्स्ट है, अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना। कर्नाटक के नवाब द्वारा फ्रांसीसियों से व्यापार कर मांगना। कर्नाटक के नवाब द्वारा अंग्रेजों से व्यापार कर मांगना। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण क्या था? ये अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिए थे ना। जो अंग्रेजी नौसेना है ये फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिए थे, इसका यही कारण था, जो कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1746 और से 48 तक हुआ था। और जो है, अच्छा, इस टाइम पे जो यूरोप में क्या हुआ था? यूरोप में कौन सी संधि थी? एक्सला चापेल संधि हुई थी। एक्सला चापेल संधि हुई थी, जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी। एक्सला चापेल संधि में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। इसी कारण जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। तो कब समाप्त हो गया था? ये 1748 में समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ, उसी के साथ साथ कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया, जो कि 1746 में स्टार्ट हुआ था ना। और ये अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिए थे। अंग्रेजों ने पकड़ा था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक के समय पर दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? अहमद शाह, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मुगल शासक के समय में कौन सा मुगल शासक था जिस टाइम पे दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो ये था इस टाइम पे शाह आलम द्वितीय का अधिकार था ना, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन एक डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित नहीं है? द ऑल इंडिया डिफेंस क्लास फाउंडेशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज समता संघ, डिस्प्रेक्ट क्लास मिशन सोसाइटी? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है डिस्प्रेक्ट क्लास मिशन सोसाइटी। तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसको जो है गांधी जी ने किया था ना। इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1932 ईस्वी में किया था, बम्बई में। यही आपका गलत है, जो कि और यदि ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास फाउंडेशन ये भी अंबेडकर से संबंधित था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी भी इन्होंने स्थापना की। समाज समता संघ की भी स्थापना इन्होंने की। अच्छा, इनके सन पता है आपको? देखिए, दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास फाउंडेशन, इसकी स्थापना तो इन्होंने 1920 में की थी।
और जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है ये 1924 में किया था ना इसकी स्थापना, और 1927 में किया था इन्होंने मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का जो प्रकाशन शुरू किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा को इन्होंने 1924 में किया था, और 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और समाज समता संघ इसकी स्थापना कब किया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाता है? घरेलू सेवाओं को, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य को, हस्तांतरण भुगतान को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27, भूमि विकास बैंक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? भारत में सर्वप्रथम 1929 में नागपुर में किया गया था। यह कृषकों की दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत में प्रथम जो है भूमि विकास बैंक है, ये कब किया गया था? 1929 में नागपुर में स्थापित किया गया था। तो यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए नहीं किया गया था, कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। ये बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। ये बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति बेरोजगारी दर में व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? कुटनेट्स वक्र, लॉरेंज वक्र, फिलिप्स वक्र, लॉफर वक्र। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फिलिप्स वक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत में मुद्रा की पूर्ति हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1969 से, 1957 से, 1980 से, 1991 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1957 से की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात की नीति 2019 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। इस नीति को 10 सितंबर 2019 को मान्यता प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश से कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करना है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों बात सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला कहा जाता है, किस जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, चांग्या, संथाल, कोल, बोरबा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संथाल जनजाति है जिसमें विवाह को बापला कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जनपद है एक तरफ, एक जिला, एक उत्पाद के तहत चिन्हित उत्पाद हैं। प्रयागराज का क्या प्रसिद्ध है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? प्रयागराज में क्या उत्पादन किया जाता है? प्रयागराज का मूंज उत्पादन हो जाएगा ना। प्रयागराज में क्या हो जाएगा? मूंज उत्पादन हो जाएगा। बलिया में क्या होता है? बलिया की क्या प्रसिद्ध है? बिंदी। और चंदौली का क्या? जरी जरदोजी। मुजफ्फरनगर का गुड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के क्रम में कम से अधिक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, महानदी। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? से लंबाई के क्रम में ना कम से अधिक के क्रम में बताना है। तो सबसे कम इसमें किसका हो जाएगा? ताप्ती। पहले ताप्ती हो जाएगा कम, इसके बाद फिर कावेरी, ताप्ती, कावेरी, फिर महानदी, फिर नर्मदा। तो ताप्ती, कावेरी, महानदी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण कहलाता है। परत अपरदन, रेल अपरदन, अवनिका अपरदन और असफाल अपरदन। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण हो जाता है वो कहलाता है, क्या कहा जाता है उसे? असफाल अपरदन कहा जाता है। असफाल अपरदन। अच्छा, परत अपरदन किसे कहा जाता है? जो मिट्टी का जल के साथ बह जाती है, मिट्टी के जो जल के साथ बह जाती है उसे परत अपरदन कहते हैं। और रील अपरदन, इसमें मिट्टी की छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं। जब जल बहता है तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं ना, उस टाइम पे भी मृदा कटती रहती है तो उसे रील अपरदन कहते हैं। और जो रील अपरदन की नालियों का बड़ा जो हो जाता है, जब धीरे धीरे बहती रहती है तो ये जो गड्ढे होते हैं, नालियाँ होती हैं, बड़े हो जाते हैं तो उसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35। ITC-Z के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? यह निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पौने मिलती हैं। यह वायु ऊपर उठती है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, दोनों ना तो एक ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ITC-Z के संदर्भ में बताना है। देखिए जो यह निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में व्यापारिक पौने मिलती हैं तथा वायु ऊपर उठती है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो ITC-Z है ये अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है, जो कि विषुवत वृत्त पर निश्चित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी मिलती हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र है कौन सा है? अभिसरण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ये ठीक है। इसमें व्यापारिक पौने मिलती हैं? नहीं,
इसमें जो है उत्तर पूर्वी और व्यापारिक पवनें मिलती हैं। जिससे वायु ऊपर उठने लगती है। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। अब भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनना है। कोयला क्षेत्र और राज्य। जो उमरसार है ये कहाँ का क्षेत्र है? उमरसार, उमरसार ये आपका गुजरात का क्षेत्र है ना। उमरसार गुजरात का है, ये बात बिल्कुल सही है। और बाहुर ये पांडिचेरी का है। बाहुर कहाँ का है? पांडिचेरी का है। और बरकला, बरकला केरल का है। बरकला कहाँ का है? केरल का। और कालाकोट जम्मू कश्मीर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 37। गुलाबी कीट किस एक फसल से संबंधित? कपास, धान, मूंगफली, मक्का। तो ये तो आपको सबको पता होगा। जो गुलाबी कीट होता है, पिंक वालवर्म होता है, ये किस फसल से संबंधित होता है? जी कपास से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो कि ये कपास की फसल में होता है और ये जो है कपास की फसल को नुकसान भी पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि के सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? बिजली, सिंचाई, उर्वरक, पौध संरक्षण। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 ये पौध संरक्षण में शामिल नहीं किया जा सकता है। कृषि के सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, पौध संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। जो कि बिजली, सिंचाई, उर्वरक के में शामिल किया जा सकता है, ओनली पौध संरक्षण में शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कौन सा जिला नहीं होता है? जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो कौन से जिला से होते हुआ नहीं जाता है? आजमगढ़, जौनपुर, अमेठी, अयोध्या। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अयोध्या से ही नहीं जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर। चलिए इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। जौनपुर से ये नहीं जाती ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अच्छा ये कहाँ कहाँ से जाती है ये तो बताएंगे? देखिए लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से तो ये जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? ये 341 किलोमीटर है ना। जो कि ये गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित की गई है। गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित की गई है। जो गाजीपुर होते हुए लखनऊ होते हुए ये जाती है। गाजीपुर से लखनऊ। तो इसमें जो है ये जौनपुर से नहीं जाती है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जौनपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? पीलीभीत, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उत्तर प्रदेश का कौन सा है जो पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जो गोरखपुर है ये नहीं साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और जो साझा करता है कौन कौन से और कितने राज्य हैं इसके? ये उत्तर प्रदेश के देखिए 7 जिले हैं, जो कि इस पड़ोसी देश है आपका नेपाल। नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत और गोरखपुर को जो है ये सबको लगती है यहाँ की सीमा। देखिए मैप आप रखे होंगे तो मैप में देखिए आपके जिसमें 7 राज्य हैं यूपी के, जो कि नेपाल से लगते हैं। तो आपने देखा कि कितने राज्य थे, कौन कौन से थे? देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। और इसमें जो है गोरखपुर की नहीं लगती है ना। 7 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता वाला जिला है, कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे महिला जो है साक्षरता सबसे अधिक है, कहाँ पे है और कितनी है ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर कानपुर नगर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और सबसे कम कहाँ पे है? ये आपकी श्रावस्ती में है। सबसे अधिक कानपुर नगर में है और सबसे कम श्रावस्ती जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान स्थित है लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा में। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है ये स्थित है कहाँ पे है? गोविंद वल्लभ पंत जो सामाजिक संस्थान है ये कहाँ पे है? ये आपके प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 43। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन एक की आय व्यय का लेखा जोखा? देखिए जो शिवाजी के दरबार में अष्टदिग्गज थे, अष्टप्रधान थे, उनमें से कौन कौन क्या कार्य करते थे इसमें से पूछा है कि आय व्यय का लेखा जोखा जो है कौन करता था? पंडित राव, सरे नौबत, दबीर या फिर मजूमदार। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है ये आय व्यय का जो लेखा जोखा करते थे वो कौन थे? मजूमदार करते थे ना। तो मजूमदार क्या करते थे? मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 44। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, क्या नाम था अलाउद्दीन खिलजी जी का? जौना खां, अली गुरसब, सिकंदर शानी, गुलरुखी। तो इसका नाम क्या था? अली गुरसब नाम था। क्या नाम था? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अली गुरसब नाम था ना। और ये किसकी हत्या करके बैठा था? अली जो है जलालुद्दीन की हत्या करके इसने गद्दी को अपना लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अली गुरसेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। तारीख सुबुक्तगीन पुस्तक के लेखक हैं अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तारीख सुबुक्तगीन के लेखक कौन हैं? तो इसके जो हैं राइटर हैं कौन है? अबुल फजल बैहाकी है ना। तारीख सुबुक्तगीन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। खंभात की खाड़ी के निकट स्थित गोथल गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं।
तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन इसमें सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो हड़प्पा सभ्यता की मुहर एवं कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल से संबंधित है? मंदिर निर्माण कला का प्रयास, पुराणों की वर्तमान रूप से रचना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3, केवल 3। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मंदिर कला निर्माण का प्रारंभ है गुप्त काल से संबंधित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो कि गुप्त काल के समय हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी ना, गुप्त काल के समय में ही तो हरिसेन थे। और पुराणों की वर्तमान रूप में रचना, ये भी बात बिल्कुल सही है। मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में ही किया गया और पुराण की वर्तमान स्वरूप में रचना भी गुप्त काल के टाइम में हुई थी ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सी हो जाएगा। तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है? सूत्रालंकार, महाविभास सूत्र, बुद्ध चरित्र, मिलिंद पन्हो। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है सूत्रालंकार, महाविभास सूत्र, बुद्ध चरित्र, मिलिंद पन्हो। तो बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश माना जाता है वो कौन है? महाविभास सूत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? दारुल सफ़ा, दीवाने बंदगान, दीवाने कोही, दीवाने इतिहास। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने बंदगान। जो दीवान ए बंदगान है कौन सा है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित था, जिसका संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था ना, दीवाने कोही। तो यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था दीवाने कोही, जो कि एक कृषि विभाग से संबंधित था, जिसमें बीज खाद जो भी कृषि से संबंधित ज़रूरतें होती थी उनको यहाँ पे दिया जाता था। और दारुल सफ़ा, दीवाने बंदगान, दीवाने इतिहास, ये सब फिरोज शाह तुगलक के थे, इन्होंने शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अकबर द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया था? तो झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथा को किसने बंद करवा दिया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां एंड मोहम्मद शाह। और कौन कौन थे जिसने बंद करवा दिया? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथा है इसको औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और आज हम करेंगे ओनली 50 क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा। एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें अपने दोस्तों में।
जिससे कि उन सब का जो है टेस्ट है वो भी रिवाइज होता जाए। और ऑल क्वेश्चन टेस्ट है, फुल टेस्ट है, जो कि आपके यूपीपीसीएस और यूपीआरओ एआरओ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।